नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी के हर जिले में बनेंगे रोजगार और उद्योग जोन। अब दिल्ली से प्रयागराज की दूरी महज 3 घंटे में होगी पूरी। संपत्ति विवरण न देने पर यूपी में रुका 47,000 कर्मियों का वेतन। 11 फरवरी को पेश होगा यूपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट। रिकी पॉन्टिंग ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर दिया बयान। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हरियाणा सिविल सर्विस 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि एचसीएस 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में एसडीएम, डीएसपी, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसे पद भरे जाएंगे। प्रीलिम्स 26 अप्रैल और मेंस 27 से 29 जून 2026 को होंगे और योग्यता के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम जरूरी है। चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। फीस 250 से 1,000 रुपए और सैलरी 44,900 से 1,77,500 रुपए है। आवेदन hpsc.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। यूपी में ईज ऑफ बिजनेस सुधारों का दूसरा चरण। यूपी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के तहत 22 प्राथमिक सुधारों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका फायदा किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलने में होगा। भूमि उपयोग परिवर्तन, निर्माण परमिट, लाइसेंसिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। सिंगल विंडो, ऑटो अपील और डिजिटल निगरानी से समय व लागत बचेगी। 2 महीने में लागू होने वाले सुधार प्रदेश में व्यवसाय और निवेश को आसान बनाएंगे। हर जिले में बनेंगे रोजगार और उद्योग जोन। उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे, जहां कौशल प्रशिक्षण, नौकरी और स्वरोजगार की सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। न्यूनतम 50 एकड़ में बनने वाले इन जोन में एमएसएमई, सेवा क्षेत्र व नवाचार आधारित उद्योगों के लिए आधुनिक ढांचा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समयबद्ध क्रियान्वयन और उपयुक्त भूमि शीघ्र चिन्हित करने के निर्देश दिए। कानपुर में बनी स्वदेशी AK-203। कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गई है। रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर से शुरू हुई इस राइफल का चरणबद्ध स्वदेशीकरण पूरा हो चुका है और सेना को देने से पहले सर्दी, गर्मी और बारिश में 3 चरणों में इसका ट्रायल होगा। सफल परीक्षण के बाद 5 लाख से भी अधिक AK-203 राइफलें भारतीय सेना को दी जाएंगी। अब दिल्ली से प्रयागराज की दूरी महज 3 घंटे में होगी पूरी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना का सपना जल्द साकार होने वाला है। 2021 में शुरू हुए जमीन सर्वे के बाद अब डीपीआर और निवेश पर काम होगा। नई लाइन मथुरा, आगरा, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज से होकर गुजरेगी, जिससे दूरी महज 3.5 घंटे में तय हो पाएगी। प्रयागराज हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। कारोबारी गतिविधियों और मेला आयोजनों में यातायात सुधार होगा। परियोजना अगले 5 वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है। संपत्ति विवरण न देने पर यूपी में रुका 47,000 कर्मियों का वेतन। यूपी सरकार ने 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण न देने वाले 47,816 कर्मियों का फरवरी का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेश के अनुसार विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य था। नियम के बावजूद वेतन जारी करने वाले आहरण वितरण अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। विभागाध्यक्षों से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। गन्ने संघ इंटरक्रॉपिंग से बढ़ेगी किसानों की आय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ना आधारित तिलहनी, दलहनी अतः फसलों खेती को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए हैं। गन्ने के साथ सरसों, मसूर, उड़द और मूंग की खेती से अतिरिक्त उत्पादन, कम लागत और साल भर में स्थिर आय मिलेगी। ये मॉडल गन्ने की पैदावार प्रभावित किए बिना किसानों की आय कई गुना बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने में सक्षम है। गोरखपुर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। गोरखपुर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। अब सीएनजी 92.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, जबकि कुछ दिन पहले ही इसके दाम घटकर 90.50 रुपए हुए थे। कीमतों में बार बार हो रहे बदलाव से वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और उनकी दैनिक यात्रा लागत प्रभावित हो रही है। यूरिया के पैकेट के वजन में हुई कटौती। केंद्र सरकार ने यूरिया के पैकेट का वजन 45 किलो से घटाकर 40 किलो कर दिया है, ताकि खेतों में अनियंत्रित और गलत प्रयोग रोका जा सके। नया पैकेट 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर मिश्रित है, जिससे फसलें अधिक लाभान्वित होंगी। कीमत 254 रुपए निर्धारित की गई है और नीम कोटेड यूरिया बनाने से भूजल और वायु प्रदूषण कम हुआ, पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता बढ़ी और खपत 10 से 15% तक घट गई। 11 फरवरी को पेश होगा इस कार्यकाल का आखिरी बजट। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यकाल का आखिरी बजट 11 फरवरी को पेश करेगी, जिसमें लोक लुभावन कदम और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर जोर होगा। सामाजिक पेंशन और छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई जा सकती है। बजट में नए एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, अस्पताल और ग्रामीण सड़क निर्माण पर खर्च बढ़ेगा।
औद्योगिक निवेश, डिफेंस कॉरिडोर और युवाओं के कौशल विकास पर भी फोकस होगा। केंद्र से अधिक धन मिलने से परियोजनाओं में तेजी आएगी। सुल्तानपुर में वोटर लिस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सुल्तानपुर के मोतीगढ़ ब्लॉक में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए। जयसिंहपुर के मैरी रंजीत गांव में शादी से पहले ही दुल्हन के नाम ससुराल की मतदाता सूची में दर्ज किए गए। 2 मामलों की शिकायत मिली है। इसके साथ ही नाबालिगों के नाम भी जोड़े गए हैं। एसडीएम ने इसे जघन्य अपराध करार देकर जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल को नोटिस किया जारी। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के बिजली बिल में करीब 10% बढ़ोतरी के बाद विवाद बढ़ गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर इस बढ़ोतरी का आधार स्पष्ट करने को कहा है और आयोग ने पूछा कि जब जनवरी में ईंधन लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो फरवरी में अचानक इजाफा कैसे हुआ। 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है ताकि जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ की वजह स्पष्ट हो सके। यूपी सरकार ने तैयार किया 25,000 का शहरी बजट। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां तेज कर दी है। नगर विकास विभाग ने शहरी सुविधाओं के लिए करीब 25,400 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। स्मार्ट सिटी योजना, आदर्श नगर, वायु गुणवत्ता सुधार, कुंभ मेला, नगरीय निकाय चुनाव, धार्मिक मेले और एबीसी डॉग केयर सेंटर जैसी योजनाओं के अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। रेशम उद्योग को मिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। रेशम उद्योग को सशक्त बनाने के लिए रेशम निदेशालय परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है और यहां एरी, शहतूती और टसर रेशम की साइल टू सिल्क तक पूरी उत्पादन प्रक्रिया का प्रदर्शन होगा। यह केंद्र शुद्ध रेशम की पहचान, विपणन और बुनकरों किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराएगा। सरकार रेशम उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में रेलवे विकास के लिए 20,000 करोड़ हुए आवंटित। उत्तर प्रदेश में रेलवे विकास के लिए बजट में 20,012 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 18 गुना अधिक है। राज्य में 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्वीकृत हुए हैं। 157 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे में रिकॉर्ड बजट, नई लाइनों और स्लीपर वंदे भारत की भी योजना है। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम ने ली करवट। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। कानपुर, औरैया, जालौन समेत कई जिलों में तेज हवा और बारिश हुई, जबकि उन्नाव, चित्रकूट और इटावा में ओलावृष्टि हुई। इससे खेतों में फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं, मेघ गर्जन और बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। नेशनल परमिट प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह से ऑनलाइन। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने नेशनल परमिट की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। अब आवेदकों को किसी भी दस्तावेजों के लिए आरटीओ कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा और न ही कार्यालय से सत्यापित प्रति दी जाएगी। परमिट सत्यापन पोर्टल के माध्यम से होगा। पुलिस को भी वाहन चेकिंग के दौरान पोर्टल से ही परमिट सत्यापित करने को कहा गया है। सहायक अध्यापक नियुक्तियों पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की 6 माह में जांच का आदेश दिया है। फर्जी नियुक्तियां रद्द कर वेतन वसूली और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देवरिया की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं हो सकता और धोखाधड़ी से मिली नौकरी पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। केंद्रीय बजट में एमएसएमई को मिलेगी रिफंड सुविधा। केंद्रीय बजट ने एमएसएमई के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब कच्चे माल पर अधिक जीएसटी चुकाने वाले उद्यमी 7 दिन में रिफंड प्राप्त करेंगे, जिससे कार्यशील पूंजी फंसी नहीं रहेगी। छोटे रिफंड और कम दर वाले उत्पादों पर भी सुविधा मिलेगी। निर्यात, ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अवधि बढ़ाई गई और बीपीओ केपीओ सेवाओं को जीएसटी मुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम में बिहारीपुर स्थित है और ये प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ बांके बिहारी राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप विराजमान है। मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था और वृंदावन का ये पावन स्थान आने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर का निर्माण स्वामी राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 में हुआ था। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा फेज शुरू। लखनऊ में एलडीए की ग्रीन कॉरिडोर योजना का दूसरा फेज 22 फरवरी से समता मूलक चौराहे से डालीगंज तक शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। इससे डालीगंज गोमती नगर का सफर 5 से 7 मिनट में पूरा होगा और रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों को जाम से राहत मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और पुल बनकर तैयार है। अब केवल फिनिशिंग और चौराहे की रीडिजाइनिंग बाकी है। रिकी पॉन्टिंग ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर दिया बयान। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींच रहे और गेंदबाजों के लिए खौफ बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वे T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट बन सकते हैं।
ये उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा, लेकिन अनुभवहीन होना उनके लिए लाभकारी हो सकता है। वर्तमान में वे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज है और अगर उनका बल्ला चलता है तो भारत के लिए रनों की बारिश होगी। व्हाट्सएप पर अनजान कॉल से ऐसे पाए छुटकारा। व्हाट्सएप आज सिर्फ चैट नहीं बल्कि कॉलिंग का भी बड़ा जरिया है, लेकिन इसके साथ अनजान और स्पैम कॉल्स की समस्या बढ़ गई है। ठग और प्रमोशनल कॉल से यूजर को परेशान करते हैं और फ्रॉड का खतरा भी बढ़ाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर दिया है और इस फीचर को ऑन करने पर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स रिंग नहीं करेंगी और सीधे कॉल लॉग्स में चली जाएंगी। इससे बार बार डिस्टर्ब होने से राहत मिलेगी, प्राइवेसी और सेफ्टी बढ़ेगी, जबकि सेव कॉन्टैक्ट्स की जरूरी कॉल्स पहले की तरह आती रहेंगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1993 में अपूर्वी चंदेला का जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला निशानेबाज है। 1929 में राममूर्ति त्रिपाठी का जन्म हुआ था। ये हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान एवं समालोचक थे। 1887 में लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी एवं उड़िया दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं भी की थी। 2017 में अब्दुल हलीम जाफर खान का जन्म हुआ था। ये संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध सितार वादक थे। 1967 में रामचंद्र कृष्ण प्रभु का निधन हुआ था। 2017 में अब्दुल हलीम जाफर खान का निधन हुआ था। ये संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध सितार वादक थे। 1967 में रामचंद्र कृष्ण प्रभु का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध पत्रकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किसने पहली बार हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता है? ए शेन युफेई, बी देविका सिहाग, सी पुत्री कुसुमा वरदानी या फिर डी गो जिन वेई। इसका सही जवाब है बी देविका सिहाग। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 आयोजित किया जाएगा? ए पटना, बी भोपाल, सी मुंबई या फिर डी अजमेर। इसका सही जवाब है सी मुंबई। हमारा तीसरा सवाल है, किस राज्य में स्थित छारी ढंड अभयारण्य को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? ए गुजरात, बी मेघालय, सी गोवा या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ए गुजरात। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस देश में पहले वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस या फिर डी चीन। इसका सही जवाब है ए भारत। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राज्य में 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया? ए नागालैंड, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ए नागालैंड। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को कमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद सिद्दीकी, पंकज शर्मा, पंडित विवेक मिश्रा, विजय सैनी, जमुना कुमार, अमित राय, आतिफ खान, धीरज दुबे, स्वतंत्र कुमार, रमेश गुप्ता और गोविंद पांडे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।